इस वक्त बातचीत चल रही है कोरोना को लेकर। अमेरिका ने भारत को कोरोना में मदद की बात कही है, कच्चा माल वैक्सीन के लिए सप्लाई करने की बात कही है। और इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच बातचीत चल रही है। ये बातचीत इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि अमेरिका ने ये कहा कि जब हम पहली लहर में कोरोना से जबरदस्त प्रभावित थे तो भारत हमारी मदद कर रहा था, और अब हम भारत के साथ खड़े हैं, हम भारत की हर मदद करेंगे। तो इसी जब अमेरिका ने यह पेशकश की उसके बाद ये समय बातचीत चल रही है। हिमांशु मिश्रा जल्दी से हमारे संवाददाता के पास आपको लिए चलते हैं, बताइए हिमांशु। देखिए, बिल्कुल ये बात अमेरिका की तरफ से पहले ही आ चुकी है कि जब पहली वेव थी तो भारत की तरफ से मदद की गई थी अमेरिका की, और अब जॉन बाइडेन भी ये कह रहे हैं कि भारत की जो भी सहायता हो सकेगी वो अमेरिका की तरफ से की जाएगी। आज आपने अगर देखा होगा कि ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर जो है वो भारत पे पहली खेप आई है, तो ये एक तरीके के सकारात्मक है। और साथ ही साथ वैक्सीन के लिए जो रॉ मटेरियल है वो भी अमेरिका की तरफ से देने के लिए जो है वो भारत को कहा गया। और अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन बाइडेन के बीच में बातचीत चल रही है। ये कह सकते हैं कि इस संकट की घड़ी में जो है दोनों राष्ट्रों के जो अध्यक्ष हैं, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, दोनों बात कर रहे हैं। एक अच्छी शुरुआत ये कह सकते हैं। बहुत अच्छी शुरुआत हिमांशु, इसमें कोई शक नहीं है, और ब्रिटेन ने भी मदद की पेशकश की है। लेकिन अमेरिका का ऐसे संकट के दौर में भारत के साथ खड़ा होना किस तरह से हिमांशु हमारी विदेश नीति और कूटनीतिक नीति में भारत की सफलता को दर्शाता है? देखिए, बिल्कुल कूटनीतिक स्तर पर जिस तरीके से देखा जाए कि पिछले कई सालों में भारत ने एक तरीके से न सिर्फ अमेरिका और अन्य देशों के साथ भी अपने कूटनीतिक रिश्ते सुधारे हैं, और साथ ही साथ ट्रेड से लेकर हर चीज के अंदर भारत ने अमेरिका ही नहीं बल्कि विश्व के कई देशों के साथ अपने रिश्ते सुधार कर ट्रेड भी शुरू किया है। और ये कहा जा सकता है कि अगर अमेरिका भारत को आगे से मदद कर रहा है, जिस तरीके से भारत ने फर्स्ट वेव में जो है अमेरिका की मदद की थी, तो अब ये कहा जा सकता है कि विश्व के स्तर पर भारत एक ऐसी शक्ति बनता जा रहा है। जब अमेरिका को जरूरत थी तो अमेरिका को हेल्प की गई भारत की तरफ से, और आज जब सेकंड वेव में कुछ चीजों की जरूरत है वैक्सीन को लेकर, रॉ मटेरियल की, तो अमेरिका की तरफ से मदद की जा रही है। तो ये कहा जा सकता है कि कूटनीतिक दृष्टि से भारत जो है एक अच्छे अपने कहा जा सकते हैं आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। अच्छा हिमांशु, ये भी बताइए, इस तरह की भी खबरें आ रही थी हिमांशु कि अमेरिका की तरफ से भारत को मदद की पेशकश कच्चे माल को लेकर वैक्सीन के लिए, लेकिन साथ ही साथ एक वरिष्ठ अधिकारियों का एक डिस्कशन प्लान भी बनेगा दोनों देशों की तरफ से। देखिए, वो जरूर ये खबरें आ रही थी, और अब क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति के बीच में जब बातचीत चल रही है, तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए, हर पहलू को ध्यान में रखते हुए ये बातचीत हो रही है कि अमेरिका को कोई डेलीगेशन आ सकता है भारत, और किस तरीके की चीजों को लेकर रिसर्च होगा, क्या जरूरतें हैं, वो सारी चीजें जो है वो अमेरिका का अगर कोई डेलीगेशन आता है उसको लेकर भी क्या सहमति बनती है नहीं बनती, ये इस बातचीत के बाद जरूर तय हो जाएगा। लेकिन इतना जरूर है सही कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस संकट काल में अमेरिका को साथ लेकर इस संकट की घड़ी के अंदर आगे बढ़ने की कोशिश की, और वैक्सीन को लेकर जिस तरीके से कच्चे माल की कमी थी उसको लेकर अमेरिका की तरफ से यह आश्वासन कि अमेरिका भारत की हर संभव मदद करेगा, ये एक भारत के लिए कह सकते हैं कि बड़ी जीत है डिप्लोमेटिक स्तर पर। बहुत बड़ी जीत हिमांशु, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन हिमांशु, इससे पहले अगर हम बैकग्राउंडर देखें तो जो भारत ने अमेरिका की समय समय पर मदद की और पिछले साल फर्स्ट वेव में कोरोना काल के समय मदद की है, क्या हिमांशु बहुत धन्यवाद आपका। हम आगे और बातचीत करेंगे, लेकिन बड़ी खबर इस वक्त यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच इस समय बातचीत चल रही है। भारत में ऑक्सीजन के संकट को देखते हुए अमेरिका ने बड़ी पहल की है, और इस पहल का ये परिणाम है कि इस वक्त दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों के बीच ये बातचीत चल रही है। इस खबर पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी और हम आपको लगातार जानकारी देते रहेंगे। फिलहाल हम देश पर लौटते हैं। आज दस्तक की जिन खबरों पर हम दस्तक देंगे उस पर लौटते हैं। नीति आयोग ने आज कहा कि अब समय आ गया है जब हमें घर के अंदर परिवार के साथ रहते हुए भी मास्क पहनना चाहिए, और साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखें कि मेहमानों को घर पर बिल्कुल ना बुलाएं। कोरोना को लेकर एक रिसर्च में इसका उल्लेख भी हुआ।
बताया गया कि अगर कोई कोरोना संक्रमित सामाजिक दूरी का पालन न करे तो वो 30 दिन में 406 लोगों को संक्रमित कर सकता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जब चुनावी राज्यों में राजनीतिक दल प्रचार कर रहे थे, बड़ी बड़ी रैलियों में हजारों लोग आ रहे थे, तब ये बातें कहां थी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी और आज तक पर आप दस्तक देख रहे हैं। जिस चुनाव आयोग पर चुनाव वाले राज्यों में कोरोना के नियमों का पालन करवाने की जिम्मेदारी थी, उसे आज मद्रास हाईकोर्ट ने जमकर फटकारा है, डांट लगाई है। तो ऐसे में हमारी पहली दस्तक कोरोना के खतरे को नजरअंदाज करके जनता को खतरे में डालने वाले लोगों के खिलाफ आपको देनी है। दूसरी दस्तक कोरोना काल में जनता के बुरे हाल की। पूछेंगे हम और आप कि कब तक नियमों की भूल भुलैया में भटकती रहेगी हमारे देश की जनता। लेकिन पहले बात मद्रास हाईकोर्ट की, जिसने आज चुनाव आयोग ने जिसे आज जमकर लताड़ा है। चुनाव आयोग को सीधे सीधे देश में कोरोना की दूसरी लहर का हाईकोर्ट ने दोषी ठहराया है और यह भी कहा है चुनाव आयोग के अफसर्स पर हत्या का मुकदमा चलना चाहिए। मद्रास हाईकोर्ट ने ऐसा क्यों कहा, इससे जुड़े तमाम तथ्य भी हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले आप देखिए मद्रास हाईकोर्ट ने कैसे कोरोना के खतरे को नजरअंदाज करने पर जोरदार दस्तक दी है। जब चुनावी रैलियां हो रही थी तब आप किसी दूसरे ग्रह पर थे। चुनाव आयोग की वजह से कोरोना की दूसरी लहर आई, आप पर तो हत्या का केस चलना चाहिए। 2 मई के लिए कोविड प्रोटोकॉल बनाएं और उनका पालन करवाएं, वरना हम मतगणना रोक देंगे। देश में कोरोना के बिगड़ते हालात के बीच मद्रास हाईकोर्ट ने कड़ी फटकार चुनाव आयोग को लगाई। सुशील चंद्रा और राजीव कुमार के नेतृत्व में काम कर रहे चुनाव आयोग के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जिसकी मिसाल मिलनी मुश्किल है। मद्रास हाईकोर्ट ने कहा जब चुनावी रैलियां हो रही थी तब आप दूसरे ग्रह पर थे क्या? रैलियों के दौरान टूट रहे कोविड। मद्रास हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग पर एक और टिप्पणी करते हुए कहा है कि आप लोगों का स्वास्थ्य सर्वोच्च होता है, लेकिन दुख की बात यह है कि चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था को ये बात याद दिलाना पड़ती है जब कोई शख्स जीवित रहेगा तभी वो अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का लाभ उठा सकता है। दरअसल मद्रास हाईकोर्ट तमिलनाडु की करूर विधानसभा सीट पर होने वाली काउंटिंग को लेकर दायर अर्जी पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें मांग की गई थी कि इस विधानसभा सीट पर 77 उम्मीदवार मैदान में, इसीलिए 2 मई को मतगणना के दिन यहां कोविड प्रोटोकॉल का पालन होना चाहिए। इसी सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस संजीव बनर्जी नाराज हो गए और उन्होंने एक के बाद एक कड़ी टिप्पणियां चुनाव आयोग के लिए कर दी। मद्रास हाईकोर्ट ने एक और अहम बात कही। हाईकोर्ट ने कहा है कि बड़े पैमाने पर चतुरफा रैली करने के बाद राजनीतिक दलों ने वर्चुअल रैली की विकल्प को अपनाया। क्या ये कदम देरी से नहीं उठा गया? मद्रास हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग और तमिलनाडु के चीफ इलेक्शन ऑफिसर को 30 अप्रैल तक मतगणना के दिन को लेकर कोविड प्रोटोकॉल बनाने को कहा। इसके लिए अदालत ने दोनों को स्वास्थ्य सचिव से सलाह लेने का निर्देश भी दिया। तमिलनाडु के साथ ही केरल, पुडुचेरी, असम और पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। कुछ सीटों पर लोकसभा उपचुनाव की वोटिंग भी हुई है। बंगाल में तो 8 चरणों की वोटिंग अभी जारी है। कोरोना संक्रमण के बीच हर एक दल जमकर चुनाव प्रचार किया, जिसे समय रहते न रोक पाने के लिए अदालत आयोग को जमकर लताड़ लगाई। इस वक्त उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव भी हो रहे हैं, जिसके चुनाव में मिर्जापुर का पोलिंग बूथ फर्जी वोटिंग का आरोप लगाकर ग्रामीणों ने पोलिंग बूथ पर हंगामा तोड़फोड़ की और एसडीएम और सीओ की गाड़ियों को तोड़ दिया। चुनावों में इस तरह की हिंसा भारत में आम है, लेकिन इन तस्वीरों की खास बात कोरोना के बीच सोशल डिस्टेंसिंग के उस नियम का तार-तार होना है, जिसके कंधों पर ही कोरोना को रोकने की बहुत हद तक जिम्मेदारी है। क्योंकि भारत की स्वास्थ्य सेवाएं कब की चरमरा चुकी है। एक ऑक्सीजन सिलेंडर पर 4 लोग टूट पड़ रहे हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए छीना झपटी हो रही है। ऐसे में चुनाव के नाम पर लोगों को खतरे में डालने वाली सोच के खिलाफ मद्रास हाईकोर्ट ने जोरदार दस्तक दी है। पॉलमी साहा, चेन्नई, आज तक। वाकई हाईकोर्ट ने जो टिप्पणियां की वो बेहद सख्त हैं, लेकिन अब जो हम आपको आंकड़े दिखाने जा रहे हैं वो हाईकोर्ट के गुस्से को सही सिद्ध करेंगे। सबसे पहले पश्चिम बंगाल की आइए बात करते हैं। पश्चिम बंगाल में देखिए एक्टिव केस रोज कैसे बढ़ रहे हैं। 1 मार्च को 3293, ये 1 अप्रैल की हम बात कर रहे हैं। दूसरा चरण जब शुरू हुआ था
6 अप्रैल को 12,775 और हर रोज मामले आ रहे थे 2,058। ये तीसरा चरण था। 10 अप्रैल को 21,366 एक्टिव केस थे, 4,043 आ रहे थे। 17 अप्रैल को 32,621 एक्टिव केस थे, 7,713 हर रोज मामले सामने आ रहे थे। 22 अप्रैल को 68,798 यानी कि 11,948 हर रोज सामने आ रहे थे। 25 अप्रैल को 88,800 यानी कि 15,889 केस सामने आ रहे थे। पश्चिम बंगाल 1 मार्च को, अब आप यहां से देखिए, अंदाजा लगाइए, हम आपको बताएं कि किस तरह से ये आंकड़े लगातार यहां पर बढ़ रहे हैं। तो जिस पश्चिम बंगाल में 1 मार्च को एक्टिव केस 3,293 थे, वो 25 अप्रैल को बढ़कर 88,800 हो गए। इसी तरह अगर हम आगे बढ़ें तो 1 मार्च को पश्चिम बंगाल में सिर्फ 198 हर रोज केस आ रहे थे, जो 25 अप्रैल तक आते आते 15,889 हो गए। ये पश्चिम बंगाल का हाल है। अब जिस तेजी से आंकड़े बढ़े हैं आप अंदाजा लगा सकते हैं। दूसरा चुनावी राज्य हमारा तमिलनाडु है, जहां 1 मार्च को 4,009 एक्टिव केस थे, जो वोटिंग वाले दिन 25,598 हो गए और 25 अप्रैल को 1,05,180 हो गए। वहीं जिस तमिलनाडु में 1 मार्च को 474 नए केस आ रहे थे, वो 6 अप्रैल को बढ़कर पहले 3,645 और फिर 15,659 हो गए। तो कुल मिलाकर आंकड़े विशेषज्ञों की बात को मजबूत करते हैं कि रैलियों और रोड शो ने चुनावी राज्यों में कोरोना के संक्रमण को बढ़ाने का बहुत जबरदस्त काम किया है और इस पर आज मद्रास हाईकोर्ट ने जमकर अपनी नाराजगी जाहिर की है। लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव हो रहे हैं, इसके बावजूद कोरोना के खतरे को देखते हुए जानकार इसे बेहद खतरनाक बता रहे हैं, क्योंकि कोरोना से तो लड़ा जा सकता है, लेकिन व्यवस्था और नियमों से आप कैसे लड़ेंगे? नहीं लड़ा जा सकता। उत्तर प्रदेश में बीते 24 घंटों में 35,574 कोरोना के नए मरीज सामने आए, 249 लोगों की मौत हो गई। लखनऊ में, उत्तर प्रदेश की राजधानी, इसके बाद आंकड़े हम दिखाएंगे आपको। कोरोना संक्रमित मिले कानपुर में 2,040, वाराणसी में 1,838, मेरठ में 1,290, प्रयागराज में 1,113 और कुल 33,574। तो उत्तर प्रदेश में कोरोना का कहर जारी है, ये आंकड़े सिद्ध करते हैं, लेकिन जनता को राहत मिलती हुई बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही। सीएमओ के रेफरल लेटर के बाद कोविड कमांड सेंटर के खिलाफ लोग शिकायत कर रहे हैं। लखनऊ से हमारी संवाददाता शिवेंद्र श्रीवास्तव की ये रिपोर्ट देखिए और जनता को नियमों की भूल भुलैया में भटकाने वाली व्यवस्था के खिलाफ आप दीजिए दस्तक। कर रही है कि उन्होंने इतने इंतजाम कर रखे हैं कि सरकारी तो दूर, प्राइवेट भी एडमिशन से मना नहीं कर सकता, लेकिन जमीन पे हालत ये है कि परिवार हाथ जोड़ रहा है, मरीज आगे सीट पर पड़ा हुआ है। कल रात से दौड़ रहे हैं हम लोग। कल रात में? हाँ सर। ऑक्सीजन कितना हो गया सर? 56, 57 ऐसे चला जाता। ये लखनऊ की हकीकत है जो बहुत डरावनी और परेशान करने वाली है। लखनऊ में आखिर हो क्या रहा है? कैसे लोग अपनों को बचाने के लिए हाथ पैर मार रहे हैं? इसका एहसास आपको आज ये 5 चेहरे बताने वाले हैं। किसी की माँ बीमार है तो किसी के बेटे का ऑक्सीजन लेवल 49 चल रहा है। आज तक संवाददाता शिवेंद्र श्रीवास्तव को ये सारे लोग लखनऊ में उस कोविड कमांड सेंटर के बाहर मिले जो कोरोना संक्रमित लोगों की मदद के लिए बनाया गया है। लेकिन लखनऊ कैसे नियमों की भूल भुलैया में जनता को परेशान किया जा रहा है, इसका उदाहरण आज आपको देखने को मिलेगा। यूपी सरकार कहती है कि अगर बेड है तो अस्पताल मरीजों को भर्ती करने से इनकार नहीं कर सकता, लेकिन मारुति कार में किसी तरह अपनी मां को बचाने की कोशिश करने वाले इस परिवार का दावा सरकार के इस वादे से अलग है। सर कहीं कोई जुगाड़ नहीं रही, मैं दिन रात एक कर दिया, कोई भर्ती नहीं कर रहा। बस आप कहाँ से आए हैं? हम तो सब इंटीग्रल यूनिवर्सिटी से आ रहे हैं। अच्छा। पूरा लखनऊ को कहीं से आप कोई ले ही नहीं रहा है। और सरकार तो कह रही है कि कहीं भी जाइए, मना नहीं कर सकता कोई। अरे साहब कम से 1 लाख फोन मिलाए होंगे। इतने फोन मिलाए सर, इतने फोन मिलाए, कोई बात ही। कब से दौड़ रहे हैं आप? सर हम कल रात से दौड़ रहे हैं पूरी। कौन है आपकी? ये हमारी सगी मदर है सर। अच्छा मदर है। हाँ। तो ऑक्सीजन वगैरह कैसे आप? सर ऑक्सीजन नादरगंज से बहुत हाथ पैर जोड़ के इमरजेंसी सबसे कहलवा के तब लेकर के बड़ी मुश्किल से मिली है। कोरोना से जुड़े ऐसे ही मरीजों के लिए लखनऊ में कोविड कमांड सेंटर बनाया गया है, लेकिन इन लोगों का कहना है कि सरकारी महकमा बुरी तरह से नाकाम हो गया है। हम इस वक्त कोविड कमांड सेंटर के ठीक बाहर खड़े हुए हैं, जहां पर एक महिला को लेकर के उसके परिवार वाले कार में सुबह से बैठे हुए हैं
वजह यह है कि इसको कहीं भी एडमिशन नहीं मिल रहा, इनको कहीं भी मदद नहीं मिल रही। कोविड कमांड सेंटर से कहा कि पहले रिपोर्ट लेकर के आओ, लेकिन हकीकत यह है कि इनकी जांच ही नहीं की गई, जबकि परिवार का दावा है कि वो कोविड से परेशान है और उनकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है, हर घंटे के साथ बदलती जा रही है। आप देखिए, एक छोटी सी गाड़ी मारुति 800 में वो लोग 2-2 सिलेंडर ऑक्सीजन के किसी तरीके से मैनेज करके, ऑक्सीमीटर लगा करके, ड्रिप चढ़ा करके लेकर। लखनऊ में ऑक्सीजन सिलेंडर की किल्लत के बाद अगर किसी नियम ने कोरोना से जूझते परिवारों को परेशान किया तो वो सीएमओ यानी चीफ मेडिकल ऑफिसर का वो रेफरल लेटर था, जिसके बिना अस्पताल में बेड नहीं मिल सकता था। इससे लोगों को हो रही परेशानी की वजह से ही सरकार ने इस नियम को बदलकर एडमिशन का फैसला डॉक्टरों पर छोड़ दिया। लेकिन आज तक संवाददाता शिवेंद्र श्रीवास्तव को कोविड कमांड सेंटर के बाहर सुबह से खड़े ऐसे कई लोग मिले जिन्हें अस्पतालों ने सीएमओ लेटर लाने को कोविड कमांड सेंटर भेज दिया। हम इस वक्त कोविड कमांड सेंटर के ठीक सामने खड़े हुए हैं, जहां पर तमाम लोगों को कॉल सेंटर के जरिए मदद करने का दावा किया जा रहा है कि कहीं भी अगर किसी को दिक्कत हो एडमिशन कराने में तो यहां से मदद की जाएगी। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने स्वयं कहा कि अगर कोई प्राइवेट अस्पताल या सरकारी अस्पताल भर्ती करने से मना करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और कोई मना नहीं कर सकता। लेकिन आप हकीकत देखिए कि उसी कोविड कमांड सेंटर के बाहर जो इस मदद के लिए बनाया गया है उसके बाहर क्या नजारा, ये तमाम लोग खड़े हुए हैं जिनके परिजन भर्ती होने के लिए इंतजार कर रहे हैं। क्रिटिकल है, कोई बेहद गंभीर है, बावजूद इसके उनको अभी तक की न बेड अलॉट हुआ है, न ही कोई ऐसी मदद मिली है जिससे कि वो अपने परिजन को भर्ती करा सके। हम लोग बंधु में बेड मिला है, लेकिन वहाँ के डॉक्टर कह रहे हैं कि पहले यहाँ से बोलिए फिर एडमिशन हम उनका ट्रीटमेंट शुरू करेंगे। अब 11 बजे से खड़े हैं, अब यहाँ से यहाँ देखें या वहाँ देखें, वो 4 बज गए हैं, 11 बजे से आप खड़े हुए हैं, तो आपको एडमिशन मिला है एडमिशन? सर वो वहीं बैठे हैं, कह रहे बेड तो है लेकिन पहले यहाँ से वो कंफर्म लेटर लेके जाओ तब हम उनको ट्रीटमेंट देंगे। लेकिन सर मेरी मदर को कोविड हो रखा है सर। मैं पिछले महीने कोविड हेल्पलाइन पे 19 तारीख को मैंने कंप्लेंट की थी, जो मुझे कंप्लेंट नंबर मिला। 19 तारीख से आज 26 तारीख हो गई। जब भी मैं कंप्लेंट, मैंने 1500 बार फोन कर दिया होगा, वो मुझसे कह रहे हैं कि आपकी टॉप प्रायोरिटी पे नंबर है, आपके टॉप प्रायोरिटी पे नंबर है, आपके पास कॉल आएगी। अभी तक कोई कॉल नहीं आई है। मदर की हालत कैसी है? मदर की हालत सर इस समय ये है कि मैंने अभी सुबह सहारा हॉस्पिटल में, कल से मैं चक्कर लगा रहा हूँ, सुबह मैंने सहारा हॉस्पिटल के वहीं, आज सुबह मॉर्निंग में मैंने डॉक्टर को दिखाया। सहारा के डॉक्टर ने कहा कि इनको एडमिट करिए नहीं तो कोलैप्स कर जाएंगी। और मैंने कहा सर आप इसको यहाँ पर एडमिट कर लीजिए, मैं सब चीज के लिए तैयार हूँ, लेकिन वो एडमिशन करने को बिल्कुल तैयार नहीं है। मतलब प्राइवेट अस्पताल ने भी मना कर दिया है सर। तो यहाँ कोविड कमांड सेंटर में क्या मदद मिली आपको? यहाँ से सर कोई हेल्प नहीं मिल रही है, कोई भी चीज की हेल्प नहीं मिल रही। यहाँ पर सिर्फ टाला जा रहा है लोगों को। हर जो मेरा कंप्लेंट है यहाँ पर, उसके अगेंस्ट में इन्हीं से डॉक्टर हेल्पलाइन से या कोविड इन्हीं नंबरों से हमें कॉल आती है। डॉक्टर के बारे में, मरीज के बारे में सिर्फ पूछ रहे हैं, सिर्फ वो इतना पूछ रहे हैं कि मरीज जिंदा है कि मर गया। कोविड कमांड सेंटर से ऐसी शिकायत करने वाले वो लोग हैं जो अपनों को खोने के डर से परेशान है। लेकिन कोरोना से जंग में जनता की मदद के लिए बनाए गए विभाग आम लोगों की दिक्कत बढ़ने की वजह बन गया है। बेटे की है, मेरा बेटा है, 3 दिन से वो है, चक्कर लगा रहे, किसी भी हॉस्पिटल में जगह नहीं है। जहाँ भी जाओ पहले तो कहने लगे रिपोर्ट लेके आइए। जब रिपोर्ट लेके आए तो कोई कह रहे हैं यहाँ बेड नहीं खाली, कहीं कुछ नहीं खाली। अभी बलरामपुर में कह रहे हैं वहाँ बेड नहीं खाली है, हमारे वहाँ कोई नहीं। कहीं यहाँ कोविड कमांड सेंटर से कोई मदद मिली? अभी कोई मदद नहीं मिल रही सर, कहीं कुछ हो ही नहीं रहा। अभी वही यहाँ आए थे, उन्होंने भेजा, लेकिन कोई मदद ही नहीं। इस टाइम समझ ली 49 चल रही इसकी, वो बेटे की ऑक्सीजन 49 है। 49 हमारे सामने कोविड कमांड सेंटर से बात कर रहे हैं, जहां मदद करने की बात जरूर की जाती है, लेकिन किसी की मदद नहीं हो रही है। कई ऐसी फैमिलीज खड़े हैं जिनके परिजन परेशान हैं, बीमार हैं, कोई गाड़ी में है, कोई घर पे इंतजार कर रहा है, लेकिन कोई मदद नहीं मिल रही है। और ये हाल तब है जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वयं कहा है कि किसी भी तरीके की ढीला डाली और लापरवाही करने पर एक्शन लिया जाएगा। हमारे साथ एक और महिला है, ये बताइए आप किसके लिए परेशान है, क्या हुआ? मेरी मम्मी की तबीयत खराब है। तो यहाँ पर आई, क्या कहा यहाँ पे मैंने बोला था एरा में गए हम, एरा में उन्होंने बोला है सीएमओ से आप लेटर लेके आइए, लेकिन वो यहाँ पे ना लेटर दे रहे हैं ना कुछ दे रहे हैं। यहाँ पे हम फोन कर रहे हैं तो फोन में भी कुछ नहीं बोलते, घर पे डॉक्टर फोन करेंगे ना कोई फोन आ रहा है ना कुछ आ रहा है। ये उस राज्य की राजधानी का हाल है जिसके ऊपर जानकार महाराष्ट्र की तरह कोरोना की बुरी नजर बता रहे हैं। इसकी वजह वो व्यवस्था है जिसके मन में अस्पताल में इलाज करवाने वाला मरीज सिवाय एक नंबर के कुछ और नहीं है। ये तस्वीर हरदोई के इकलौते कोविड अस्पताल की है, जहां ऑक्सीजन न मिलने से मरीजों की मौत का दावा किया गया। दुख की बात यही कि अस्पताल में ऑक्सीजन होते हुए भी ऐसा हुआ। सोशल मीडिया पर हरदोई के अस्पताल का वीडियो वायरल हुआ, जिसमें ऑक्सीजन सिलेंडर रखे होने के बावजूद किसी भी मरीज को ऑक्सीजन लगी हुई नजर नहीं आ रही है। हालांकि अस्पताल प्रशासन इससे इनकार करता है।
चिकित्सालय में पिछले 24 घंटे में 4 लोगों की कोरोना से मृत्यु हुई है। यह आरोप बिल्कुल निराधार है। ये ऑक्सीजन की कमी से मृत्यु हुई है। हर मरीज को ऑक्सीजन दी जा रही थी। सेंट्रल पाइपलाइन में ऑक्सीजन नहीं थी तो उनके बेड के पास में ऑक्सीजन सिलेंडर रख करके ऑक्सीजन सिलेंडर से उनको दी जा रही थी ऑक्सीजन की कमी नहीं थी। उत्तर प्रदेश सरकार के सामने अब असली चुनौती इस महामारी को गांव में जाने से रोकने की है। बड़ी जनसंख्या को देखते हुए ऐसा करना देश हित में जरूरी भी है। लखनऊ से शिवेंद्र श्रीवास्तव के साथ प्रशांत पाठक, हरदोई, आज तक। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से बस अब से कुछ देर पहले फोन पर बात की है। इसमें आपसी सहयोग को लेकर चर्चा हुई। ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, वैक्सीन को लेकर ये बातचीत काफी लंबी चली है। ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि अमेरिका ने अब भारत को मदद की बात कही है, क्योंकि अमेरिका ने यह कहा कि पिछली बार जब पहली लहर में अमेरिका जबरदस्त कोरोना से प्रभावित था तो भारत हमारे साथ लगातार खड़ा हुआ था और अब हम भारत की मदद करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रविवार को एक ट्वीट भी किया जिसमें यह कहा था कि कोरोना की शुरुआत में जब हमारे अस्पताल भरे हुए थे उस समय जिस तरह से भारत ने अमेरिका को मदद भेजी थी बिल्कुल ठीक उसी तरह से हम भी इस संकट की घड़ी में भारत की मदद के लिए खड़े हुए हैं। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र में भी अमेरिका की राजदूत ने यह कहा था कि हम भारत की मदद करेंगे क्योंकि भारत इस वक्त एक भयावह स्थिति से गुजर रहा है और हम भारत के साथ खड़े हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातचीत इसलिए भी काफी अहम है क्योंकि अमेरिका ने जब मदद की पेशकश की उसके बाद तुरंत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से फोन पर बातचीत की। ऑक्सीजन की जबरदस्त कमी हमारे देश में है, वेंटिलेटर्स की कमी है और इसको पूरा करने में अमेरिका मदद करेगा। वैक्सीन के लिए कच्चे माल की बात भी अमेरिका ने कही है। तो ये बेहद अहम इसलिए भी है कि विश्व स्तर पर अब दुनिया का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र भारत की मदद को आगे आया है। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की ये महत्वपूर्ण पहल। हिमांशु, हमारे साथ इस वक्त हमारे 2 संवाददाता जुड़ चुके हैं, गीता मोहन और हिमांशु मिश्रा। हिमांशु, हम आपके पास आए। गीता, ये जो बातचीत हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की, ये कितनी महत्वपूर्ण है, इसका क्या मतलब है? बहुत महत्वपूर्ण बातचीत हुई है क्योंकि आखिरकार अमेरिका को ये मानना पड़ा कि जैसे भारत अमेरिका के साथ खड़ा था जब अमेरिका को भारत की जरूरत थी और दवाइयों की जरूरत थी, वैसे ही अमेरिका को अब भारत के साथ खड़ा होना होगा। प्रेसिडेंट बाइडेन ने अपने ट्वीट में ये कहा था कि बावजूद इसके कि अमेरिका में बहुत ज्यादा स्ट्रेन है और दवाइयों की जरूरत है, अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए वो रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करेगा भारत को। और उसी मामले पे चर्चा हुई है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति बाइडेन के बीच, जहां पे उन्होंने न केवल ये कहा कि रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करेगा अमेरिका, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये भी कहा कि जिस तरीके से क्वाड देशों ने हमेशा ये कहा है कि सप्लाई चेन्स को स्ट्रांग रहना होगा। अगर आप चाइना को काउंटर करना चाहते हैं तो आपके सप्लाई चेन स्ट्रांग होने चाहिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर से याद दिलाया प्रेसिडेंट बाइडेन को कि अगर इन सप्लाई चेन्स को आप रोकेंगे तो आपका नहीं बल्कि ये जो ग्लोबल स्ट्रक्चर है उसका घाटा है, क्योंकि चीन को इससे बस मुनाफा और फायदा ही फायदा है। गीता, हम और बात करेंगे। हिमांशु, आपके पास आए उससे पहले बातचीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया जिसमें अमेरिका के सहयोग को लेकर उन्होंने आभार व्यक्त किया है और उस वक्त ये ट्वीट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हम आपको दिखा रहे हैं। एक बार हम आपको पढ़ के सुना देते हैं कि इस ट्वीट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा है। न सिर्फ अमेरिका का आभार व्यक्त किया है बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा है, आज जो बाइडेन से सकारात्मक बातचीत हुई, हमने दोनों देशों में कोविड की स्थिति पर विस्तार से चर्चा की। राष्ट्रपति बाइडेन ने भारत की जो मदद की है उसके लिए मैंने उन्हें धन्यवाद दिया। हमने वैक्सीन के कच्चे माल और दवाओं की सप्लाई चेन के महत्व पर भी चर्चा की। भारत और अमेरिका मिलकर कोविड की चुनौती का सामना कर सकते हैं। अमेरिका खड़ा हुआ है हिमांशु हमारे साथ, और
ऐसे संकट के दौर में जब हम जबरदस्त ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे हैं, वैक्सीनेशन का कार्यक्रम हमारे देश में 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों का 1 मई से शुरू हो रहा है। यह कितना महत्वपूर्ण है, कितनी जल्दी राहत आ जाएगी, कच्चा माल आ जाएगा, मदद आ जाएगी और हम थोड़ा सा संभल पाएंगे। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से ये बातचीत हुई है, ना सिर्फ कच्चा माल बल्कि अन्य उपकरण जो इस क्रिटिकल समय में, इस संकट के समय में भारत को चाहिए, वो अमेरिका की तरफ से दिए जाने का वादा किया गया। और जैसा मैंने सईद आपको कुछ देर पहले भी बताया था कि ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर जो है उसकी पहली खेप यूएस से आ गई है, सहयोग अमेरिका की तरफ से मिल रहा है। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो विकासशील देशों को लेकर भी भारत के प्रधानमंत्री ने यह साफ कर दिया कि जो वैक्सीन है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए और सही प्राइस किया जाए। WHO की गाइडलाइन और WTO के साथ सहयोग मिलकर विकासशील देशों के अंदर भी पहुंचाई जानी चाहिए। और जो संकट है इस वक्त, भारत और अमेरिका में दोनों मिलकर इस संकट का सामना कर सकते हैं। जो महामारी फैली है इसको लेकर सभी को एक साथ बढ़ना होगा, ये बात प्रधानमंत्री ने भी कही है। और जो बाइडेन जो अमेरिका के राष्ट्रपति, उन्होंने भी अपनी तरफ से कहा। और साथ ही साथ ना सिर्फ कोविड को लेकर ये कहा जा सकता है कि एक ग्लोबल स्तर पर, एक डिप्लोमेटिक स्तर पर भारत की एक बहुत बड़ी जीत है ये। बेशक इसमें कोई शक नहीं है मानशु, और ये बहुत बड़ी बात है कि अमेरिका आज हमारे साथ खड़ा हुआ है। लेकिन इसमें अच्छी बात यह है कि हमने मदद की थी और अमेरिका ने उस बात को माना है। गीता, ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन की भी फोन पर बातचीत हुई है, लेकिन क्या इससे पहले थॉमस ग्रीनफील्ड ने जिस तरह से UN असेंबली में भारत का जिक्र किया था, कोरोना पर भारत के साथ 24 घंटे काम करने की बात कही थी, और पिछले रविवार को NSA अजीत डोभाल ने अमेरिकी NSA से जो बातचीत की थी, इसका मतलब यह हुआ गीता कि यह प्रोसेस जो है वो काफी समय से चल रहा था और आज प्रधानमंत्री और जो बाइडेन ने इस पर मुहर लगा दी है। हम ठीक कह रहे हैं गीता? जी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। 5 फरवरी को अमेरिका ने अपना डिफेंस प्रोडक्शन एक्ट इन्वोक किया, जिससे उन लोगों ने सारे एक्सपोर्ट्स बैन कर दिए थे। फरवरी से लेकर अब तक अमेरिका के साथ भारत का मिशन लगा हुआ है, एंगेज करके रखा हुआ है कि आप ये डिफेंस प्रोडक्शन एक्ट नहीं लगा सकते हैं क्योंकि इससे भारत को बहुत नुकसान हो सकता है। लेकिन आखिरकार जब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल की बातचीत हुई जेक सलिवन के साथ, तब जाकर यूएस ने ये मान लिया कि अगर यूएस आज भारत के साथ खड़ा नहीं होता है तो ये न केवल एक इकोनॉमिक लॉस होगा यूएस के लिए, एक स्ट्रेटेजिक लॉस भी होगा। तो कहीं ना कहीं बातचीत जेक सलिवन और अजीत डोभाल के बीच, जयशंकर और सेक्रेटरी ब्लिंकन के बीच, और जो हमारे राजदूत है तरनजीत संधू, वो लगातार वहाँ के कॉमर्स मिनिस्ट्री और वहाँ के फॉरेन ऑफिस से बातचीत करते आ रहे हैं, ये बताने के लिए कि आज अमेरिका को भारत के साथ खड़ा होना उतना ही जरूरी है जितना कि भारत का अमेरिका के साथ खड़ा होना था फर्स्ट वेव ऑफ कोरोना वायरस के दौरान। बिल्कुल गीता। हिमांशु, जिस तरह से जो हमने जिक्र किया अभी, उल्लेख इस बात का किया कि ग्रीनफील्ड ने UN में भी भारत का जिक्र किया था, क्या ब्रिटेन, अमेरिका और UN में भारत की कोरोना की स्थिति को लेकर चर्चा होना और इन सभी विश्व के दिग्गज देशों का हमारे साथ खड़े होना, ये कहीं ना कहीं पूर्व में हमारी जो कूटनीतिक रणनीति थी उसकी एक सफलता है हिमांशु? देखिए, बिल्कुल सफलता है, कूटनीतिक स्तर पर भी है। जिस तरीके से भारत ने पिछले कुछ सालों के अंदर ना सिर्फ अमेरिका बल्कि अन्य ताकतवर देशों के साथ अपने कूटनीतिक रिश्ते सुधारे हैं और उनके साथ WTO के जरिए जो है ट्रेड को किया है, और एक तरीके से कह सकते हैं कि बहुत से देशों का सहयोग भी किया है जो विकासशील है। जैसे अमेरिका में जब फर्स्ट वेव आई थी तो भारत ने सहयोग किया था, और उस बात को लेकर UN के अंदर उनके जो प्रतिनिधि थे उन्होंने इस बात का जिक्र किया। जैसे गीता कह रही है कि कोई भी राष्ट्राध्यक्षों की बात होती है या प्रधानमंत्री किसी दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्ष से बात करते हैं या राष्ट्रपति से बात करते हैं तो उसका एक बैकग्राउंडर पहले से तैयार होता है। गीता ने भी बताया कि पहले जो है एम्बेसडर के लेवल पे बातचीत हुई, फिर NSA ने बात की, दोनों देशों के NSA ने बात की, फिर भारत के विदेश मंत्री और वहां के US के सेक्रेटरी से बात हुई। तो एक तरीके से बैकग्राउंडर तैयार हुआ और ये कहा जा सकता है कि भारत जिस तरीके से ग्लोबल स्तर पर देशों के साथ अपने रिश्ते सुधार रहा है, ये एक
कह सकते हैं कि एक डिप्लोमेटिक ही नहीं बल्कि भारत की एक अच्छी रणनीति। भारत ना सिर्फ दूसरे देशों का सहयोग कर रहा है और जब जरूरत पड़ती है तो दूसरे देश भी भारत के साथ सहयोग करते हुए नजर आते हैं। और यही चीज आज देखने को मिली जब अमेरिका की तरफ से ये कहा गया कि ना सिर्फ कच्चा मटेरियल बल्कि बाकी जो इक्विपमेंट है, जो उपकरण है, वो इस लड़ाई में अमेरिका की तरफ से भारत को दिए जाएंगे, जिसकी आज शुरुआत जो है ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर आने के बाद हुई गई। गीता, जिस तरह से हिमांशु कह रहे हैं और इस जेट एज में जहां दूरियां अब कोई मायने नहीं रखती, कुछ ही घंटों में हम विदेशों से काफी कुछ सामान मंगवा सकते हैं क्योंकि हमारे पास सुपरसैनिक एयरक्राफ्ट्स भी हैं। हाँ ठीक है, अमेरिका दूर जरूर है, लेकिन यहां पर रैपिड डायग्नोस्टिक किट्स, वेंटिलेटर्स और कुछ ऐसी चीजें जो फौरी मदद करते हैं, जो फौरन हमारे कोरोना पेशेंट्स को मदद कर सकें। क्या आपको लगता है कि तुरंत ये 1-2 दिन में मदद मिल जाएगी और इसका बहुत ही व्यापक पैमाने पर हमारे देश में असर दिखना शुरू हो जाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है सईद, बिकॉज दो पहलू हैं इस पूरे असिस्टेंस का। एक है वैक्सीन और जो कच्चा माल जिसके बारे में हिमांशु ने बात की, वो सेकेंड फेज में आएगा। जो तुरंत आने वाला है इस हफ्ते के अंदर आप देखेंगे वो है ऑक्सीजन रिलेटेड जो रिक्वायरमेंट्स है भारत के, चाहे वो वेंटिलेटर्स हो, चाहे वो ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स और इक्विपमेंट्स हो जिससे ऑक्सीजन खुद बनता हो। जो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स की बात की है, पहला बैच आ चुका है और आने वाले हैं। ऑक्सीजन रिलेटेड जो स्टोरेज कंटेनर्स है भारत को कई सारे देशों से मिल रहे हैं, लेकिन अमेरिका भी ऑक्सीजन रिलेटेड जो इक्विपमेंट्स है उसकी मदद उस एरिया में मदद करने वाला है भारत की। और वो जो इक्विपमेंट्स है वो जल्द ही पहुंचने वाला है। इस हफ्ते काफी सारे शिपमेंट्स काफी सारे देशों से, अमेरिका से भी भारत पहुंचेंगे और उसके बाद जो रॉ मटेरियल्स की जरूरत है वो रॉ मटेरियल्स पहुंचने वाले हैं। रॉ मटेरियल्स दो तरीके के हैं, एक जो दवाइयों के लिए चाहिए और दूसरा जो वैक्सीन के लिए चाहिए। और दोनों पहलुओं में सोर्सेस को आइडेंटिफाई कर लिया है अमेरिका ने और अमेरिका उन रॉ मटेरियल्स को भेजने वाला है। बिल्कुल गीता, ठीक कह रहे हैं आप। हिमांशु, जिस तरह से आपने भी जिक्र किया और गीता भी बता रही है और हमने भी कहा कि एनएसए अजीत डोभाल की रविवार को लंबी चौड़ी बातचीत हुई है। ग्रीनफील्ड की हम लगातार बात कर रहे हैं जिन्होंने कि यूएन में भारत का मुद्दा उठा दिया है। इसका मतलब क्या हिमांशु, अब हम ये माने कि जो 2 राष्ट्र अध्यक्षों के बीच बातचीत होती है उससे पूर्व में जितनी तैयारियां होनी थी वो हो चुकी हैं और ये अंतिम बातचीत थी। इसके बाद सीधे अब हमें जमीनी स्तर पर कार्रवाई दिखेगी, चाहे वो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स दिखेंगे, इक्विपमेंट्स दिखेंगे, डायग्नोस्टिक रैपिड किट्स दिखेंगी या और इक्विपमेंट्स दिखेंगे। मान सकते हैं क्या हम इस बात को हिमांशु? देखिए, गीता भी यही बात कह रही है, मैं भी ये कह रहा हूं, कोई भी 2 राष्ट्र अध्यक्षों के बीच में जब बात होती है तो उसके लिए पहले बैकग्राउंडर्स होते हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या जिस देश से आप हेल्प चाहते हैं वो कर सकता है, नहीं कर सकता, आप किस एग्रीमेंट्स को लेकर बातचीत होती है। और जब वो बातचीत फाइनल हो जाती है, क्योंकि डिप्लोमेटिक स्तर पर जब भी इस तरीके की चीज बातचीत होती है तो उसका पहले से सारी तैयारियां होती है और वो फाइनल शेप देने के लिए दोनों राष्ट्राध्यक्षों के बीच में बातचीत होती है। ये बात गीता भी कह रही है। और अब ये कहा जा सकता है कि जो रिक्वायरमेंट भारत को है इस वक्त, वो जैसे गीता ने बताया कि जो वैक्सीन के लिए रॉ मटेरियल है या मेडिसिन के लिए रॉ मटेरियल है वो दूसरे हफ्ते में आएगा। लेकिन ये कहा जा सकता है कि अगले 102 दिनों के अंदर जितने हिमांशु और गीता मोहन दोनों का बहुत धन्यवाद। बड़ी खबर यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच बातचीत हुई है। कोरोना से लड़ने में अमेरिका कर रहा है भारत की मदद। देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।